Hello students of class 1. I welcome all of you to my channel समझो केमिस्ट्री डिटेल में. I have taken the topic mole concept today. In my previous video which I made for class 1, I discussed the topic limiting reagent and today I will be discussing with you the topic mole concept. So mole concept में जाने से पहले थोड़ा सा प्रिलिमिनरी आपको चीज़ जो है बताना है ताकि मोल कंसेप्ट आप अच्छा से समझ पाओ. सो मोल कंसेप्ट में जाने से पहले जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो है रिलेटिव एटॉमिक मास. नाउ रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? आपको पता है कि जब मैटर का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने का कोशिश साइंटिस्ट कर रहे थे, दैट टाइम जॉन डाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट है, यू मस्ट बी नोइंग द नेम ऑफ जॉन डाल्टन. उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया जिसका नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. और डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी में ये बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स. और इन पार्टिकल्स का नाम उन्होंने क्या कहा? एटम. एटम ये वर्ड का मीनिंग है द पार्टिकल विच कैनॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर. सो उन्होंने कहा कि मैटर जो है इस तरह से बहुत ही स्मॉल माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो कि इंडिविजिबल है उससे बने हुए हैं और इसका नाम है एटम. तो नेक्स्ट इमीडिएट इंटरेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट वाज टू डिटरमाइन द मास ऑफ द एटम. अब साइंटिस्ट के सामने ये इंटरेस्ट था कि तो एटम का तब मास कैसे डिटरमाइन किया जाए, पर एटम तो इतना स्मॉल है, इतना माइन्यूट है, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जिसको हम देख भी नहीं सकते. वी कैन नॉट इवन सी एटम्स. जैसे कि ये मेरे हाथ में एक पेन है जिसको हम होल्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो इसका वेट भी लिया जा सकते हैं. पर ये एटम के केस में पॉसिबल नहीं था. ना तो एटम को हम देख सकते हैं, ना तो उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, ना तो उसका वेट लेना पॉसिबल था. सो ऑल्टरनेटिव वे क्या था? ऑल्टरनेटिव वे ये था कि अगर एक लार्ज सैंपल ऑफ एलिमेंट को हम वेट करते हैं और उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है उस नंबर से अगर हम उस मास को डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक सिंगल एटम का मास मिल सकते हैं. लेकिन ये भी नहीं पॉसिबल हुआ. रीजन बीइंग कि एटम्स को काउंट करने का कोई मेथड भी तब तक नहीं डिस्कवर हुआ था कि हाउ कैन वी काउंट द एटम्स. एक आपको छोटा सा मैं एग्जांपल दे दूं कि सपोज एक बॉक्स है जिसके अंदर एप्पल्स रखा हुआ है. सो बॉक्स का वेट आपको पता है. सपोज द बॉक्स हैज गॉट द वेट ऑफ 20 kg एंड यू नो दैट इन द बॉक्स देयर आर 10 एप्पल्स. तो 10 से अगर आप 20 को डिवाइड कर देते हो तो यू गेट द मास ऑफ वन एप्पल दैट इज 2 kg. So this is how it is possible to calculate the mass of the atom, but then atoms को count करने का कोई मेथड तब तक नहीं था. तो this problem was solved by Avogadro. Avogadro gave his hypothesis जिसका नाम है Avogadro's hypothesis. तो Avogadro's hypothesis में उन्होंने कहा कि equal volume of all the gases under the similar condition of pressure and temperature contain equal number of molecules. तो ये जो हाइपोथेसिस था इसको काम में लगाया गया. कैसे काम में लगाया गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैस को लिया गया इक्वल वॉल्यूम में. सपोज V लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड V लीटर ऑफ ऑक्सीजन लिया गया, उनका मास लिया गया है और ये मास का रेशियो लिया गया और ये रेशियो क्या आया? 1/16. तो लेट अस सपोज वी राइट इट डाउन इन द बोर्ड. Suppose V liters of mass of V liters of hydrogen divided by mass of same volume V liter of oxygen. It came out to be 1/16. ये रेशियो मास रेशियो इक्वल वॉल्यूम जब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया इनका मास का रेशियो आया 1/16. Now as Avogadro said, equal volume of all the gases under the same condition of pressure and temperature. प्रेशर टेम्परेचर का कंडीशन हमें सेम रखना पड़ेगा, वो डिफरेंट नहीं होना है. ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर का कंडीशन अगर सेम रखोगे तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो हमने V लीटर हाइड्रोजन लिया और V लीटर हमने ऑक्सीजन लिया और प्रेशर टेम्परेचर का कंडीशन भी हमने सेम रखा. तो इसमें क्या रहेगा?
V लीटर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन में जितना नंबर में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, V लीटर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन में उतना ही नंबर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे. सो वी कैन राइट मास ऑफ say V liter volume of hydrogen में n molecules are there, then V liter volume of oxygen में भी n numbers of molecules ही होंगे, क्योंकि वॉल्यूम सेम है, प्रेशर टेम्परेचर का कंडीशन सेम रखा है हमने, तो नंबर ऑफ molecules also will be same according to Avogadro's hypothesis. So mass of, we write n molecules of hydrogen divided by mass of n molecules of oxygen will be equal to 1/16. Now n से अगर आप ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिलते हैं, मास ऑफ one molecule of hydrogen divided by mass of one molecule of oxygen will be equal to 1/16. Now it was found that one molecule of hydrogen contains two atoms of hydrogen. Similarly, one molecule of oxygen contains two atoms of oxygen. So we can write mass of two atoms of hydrogen divided by mass of two atoms of oxygen is equal to 1/16. So 2 से ऊपर नीचे अगर आपने डिवाइड कर दिया, then you get what? Mass of one atom of hydrogen divided by mass of one atom of oxygen is equal to 1/16. Or you can write mass of one atom of oxygen is equal to 16 into mass of one atom of hydrogen. So this was how it was found that कि हाइड्रोजन का एक एटम के मास के कंपैरिजन में ऑक्सीजन का एक एटम का मास जो है 16 टाइम्स है. तो दैट मीन्स तब तक तो एब्सोल्यूट मास, रियल मास, एक्चुअल मास एक एक एटम का कैलकुलेट करने का कोई तरीका तो था ही नहीं. तो सोचा गया, लेट अस सपोज कि हाइड्रोजन का एक एटम का मास अगर 1 मान लिया जाए तो ऑक्सीजन का मास उसका 16 टाइम्स ज्यादा है. दैट मीन्स ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना हो जाएगा, 16 ग्राम, 16 हो जाएगा, ग्राम नहीं 16 हो जाएगा. तो ये जो मास है हाइड्रोजन का एक एटम का मास को 1 सपोज करके ऑक्सीजन का एक एटम का मास 16 ले लिया गया है, 16 मान लिया गया है. ये मास तो एक्चुअल मास तो नहीं है हाइड्रोजन एटम या तो ऑक्सीजन एटम का. इस मास को नाम दिया गया था रिलेटिव एटॉमिक मास. तो रिलेटिव एटॉमिक मास को एटॉमिक मास का जो स्केल है उससे AMU से रिप्रेजेंट किया जाता है. AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट. तो इस तरह से हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के बाकी सारे एलिमेंट के एटम्स के एटॉमिक मास को इस तरह से कैलकुलेट किया गया. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास को एक रेफरेंस मान लिया गया, इसको 1 सपोज कर लिया गया, और बाकी एलिमेंट के एक एटम हाइड्रोजन का एक एटम के कंपैरिजन में जितना टाइम्स हेवी है उस नंबर को उसका एटॉमिक मास मान लिया गया है. लेकिन ये जो आपका एटॉमिक मास निकालने का, हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के एटॉमिक मास निकालने का जो तरीका था वो बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया. जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि हाइड्रोजन का एक एटम के मास 1 मानने से ऑक्सीजन का एक एटम का मास उससे 16 टाइम्स ज्यादा है. दैट मीन्स ऑक्सीजन का एटम का मास हो जाएगा 16. तो यहाँ पे एग्जैक्टली 16 नहीं आया था, 15.88 आया था. तो देखो 15.88 इज नॉट दैट वेरी क्लोज टू 16. इट इज हैविंग लिटिल डिफरेंस. अगर इससे भी बेटर कोई ऑप्शन मिले रेफरेंस हिसाब से मानने का तो हाइड्रोजन को चेंज करके उसके बाद ऑक्सीजन को ले लिया गया.
ऑक्सीजन का एक एटम का मास 16 लेकर के उसके साथ बाकी एटम्स को कंपेयर किया गया है और वो जितना हेवी पाया गया है ऑक्सीजन का एक एटम से वो नंबर को उसका एटॉमिक मास जो है लिया गया था। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम ये था कि मैक्सिमम केसेस में जो एटम्स के एटॉमिक मासेस आ रहे थे वो फ्रैक्शनल आ रहे थे। सो एक बेटर ऑप्शन बाद में मिला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद एक बेटर ऑप्शन मिला कार्बन। तो कार्बन का एक एटम के मास 12 असाइन कर दिया गया है और उसके बाद कार्बन का एक एटम का मास 12 असाइन करने के बाद उसके साथ दूसरा एलिमेंट के एटम्स को कंपेयर करके वो जितना टाइम्स हेवी पाया गया कार्बन के एक एटम के 1/12 के कंपैरिजन में जितना टाइम्स हेवी पाया गया है उस नंबर को उसका एटॉमिक मास मान लिया गया। एंड इट वाज फाउंड दैट कि कार्बन का एटम को जब 12 जो है उसका एटॉमिक मास असाइन करके उसको जो है रेफरेंस मान के बाकी एलिमेंट्स के एटम के मास कैलकुलेट किया जा रहा था तो देखा गया है कि जो एटॉमिक मासेस आ रहे थे वो ज्यादा होल नंबर के क्लोज आ रहे थे। जैसे कि कार्बन के एक एटम के मास 12 मान के उसके साथ जो है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास उसके साथ कंपेयर करके जो आया था दैट वाज 1.008 व्हिच इज वेरी क्लोज टू 1 पॉइंट के बाद 0 आ रहा है उसके बाद 8 आ रहा है। इसी तरह से कार्बन को रेफरेंस मान के जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आया था दैट वाज 15.9994 which is so close to 16, but it was not the case when hydrogen was taken as the reference। कितना आया था ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 15.88। तो आप क्या मानोगे 15.88 और 15.9994 which one is more close to 16? 15.9994 obviously is more close to 16। तो that is why जो अभी रेफरेंस है वो रेफरेंस चेंज हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बदले अब आ गया कार्बन। तो कार्बन को रेफरेंस मान के कार्बन 12 जो है आइसोटोप जो है कार्बन, आपको पता है हर एलिमेंट का जो है हर एलिमेंट डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो कार्बन भी डिफरेंट जो है आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं जिनका मास नंबर है 12, 13 एंड 14। उनमें से 14 जो है 14C6 जो है वो रेडियो एक्टिव है और जो 12C6 है ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, यही ज्यादा प्रोपोर्शन में नेचर में ऑकर भी करते हैं और जो 13 वाला है वो ट्रेस में मिलते हैं। तो इसीलिए कार्बन को ही जो है एज रेफरेंस मान के जो बाकी एलिमेंट के एटॉमिक मासेस जब कैलकुलेट जो है किया गया तो स्केल भी अभी चेंज हो गया। पहले जो एटॉमिक मास स्केल में यूनिट दिया जा रहा था AMU, अभी ये स्केल जो कार्बन के बेसिस में बना इसको कहा जाता है यूनिफाइड स्केल और यहाँ पे जो यूनिट जो दिया जाता है एटॉमिक मास को वो U दिया जाता है। लेकिन फिर भी AMU भी बहुत ज्यादा यूज में है। तो इन मेनी केसेस न्यूमेरिकल्स वगैरह में आप देखोगे AMU भी यूज होता है, U भी यूज होता है, AMU भी यूज होता है। तो ये है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो फिर भी अभी भी रिलेटिव एटॉमिक मास को हम समझ गए कि ये तो एक्चुअल मासेस नहीं है, ये जस्ट एक एटम के साथ कंपेयर करके दूसरा एलिमेंट के एटम उससे कितना टाइम्स हेवी है उस नंबर को उसका एटॉमिक मास माना जा रहा था। तो दैट इज व्हाई कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम था वो अभी भी है, दैट इज एब्सोल्यूट मास ऑफ द एटम। इट कुड नॉट बी मेजर्ड। तो एब्सोल्यूट मास मेजर करने का तरीका तब आया व्हेन इट वाज पॉसिबल to count the number of atoms in a definite amount of the element। एक definite amount of the element में जब count करना possible हुआ number of atoms को तब जाकर के absolute mass of a particular atom could be determined। And this was found that 1 gram atom of any element contains the same number of atoms। Similarly, 1 gram molecule of any substance contains the same number of molecules। ये जब पाया गया तब ये जो नंबर है कि 1 gram atom of any element contains the same number of atoms, on the other hand 1 gram molecule of any substance contains the same number of molecules, this number was found to be 6.022 into 10⁻23। and this number, as Avogadro was working in this field and he was the pioneer in this field, after his name this number is known as Avogadro's number or Avogadro's constant, and it is represented by N0 और Na। N0 या तो Na से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सो Avogadro's नंबर हम क्या लिखेंगे,
So we write Avogadro's number Na या N0 is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23. So the amount of the substance which contains these many numbers of atoms or molecules, that is called a mole. So mole क्या है? Mole is the chemist's unit to count the particles. Now the particles can be different type of particles. Particles can be atoms, they can be molecules, they can be ions, they can be electrons, anything. So mole तब क्या है? Mole बोलने से हम क्या समझेंगे? Mole is that amount of the substance which contains Avogadro number of particles in it. Avogadro number of atoms, or Avogadro number of molecules, or Avogadro number of ions, or Avogadro number of electrons, anything. So mole को इसलिए कहा जाता है, it is the chemist's unit to count the particles, number of particles. तो मोल तो हो गया, हम समझ गए. अब बात यह है कि अगर मोल को आपने बोलना है तो मोल जब भी आप मेंशन करोगे तो आपको नेचर ऑफ पार्टिकल के बारे में बताना बहुत जरूरी है. बिकॉज नेचर ऑफ पार्टिकल वो एटम है कि मॉलिक्यूल है कि आयन है कि इलेक्ट्रॉन है, ये अगर जब तक आप नहीं बता रहे हो तो आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है. अगर आपने बोल दिया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, दैट डज नॉट हैव एनी मीनिंग. आपको बोलना क्या है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, या आपको बोलना है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, तब जाकर के आपका सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा. बिकॉज मोल तो किसी के लिए भी यूज होता है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन किसी के लिए भी यूज होता है. तो ये है आपका मोल. तो इस तरह से मोल कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन के बाद एक सिंगल एटम का मास किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हो तो आप समझ ही गए हैं. तो 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स. तो 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट, पहले तो हम समझ ले ग्राम एटॉमिक मास क्या है और 1 ग्राम एटम बोलने से हम क्या समझते हैं. इसी तरह से हमने आपको यह भी कहा कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो हम ये भी समझ ले कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है और 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोलने से हम क्या समझते हैं. तो इट इज वेरी सिंपल. एटॉमिक मास जो कि रिलेटिव एटॉमिक मास है, जैसे ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है 16 U या 16 AMU. हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? अगर आप एग्जैक्ट नंबर बोलोगे तो 1.008 U या 1.008 AMU बोलो, या तो आप जो है अगर सिंपल करना चाहते हो कैलकुलेशन को तो आप 0.008 को आप इग्नोर भी कर सकते हो. आप यहाँ पे 1 U भी बोल सकते हो, 1 AMU भी बोल सकते हो. अगर आप नाइट्रोजन को ले तो नाइट्रोजन का जो आपका एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है दैट इज 14 U और 14 AMU, जो भी आप बोलो. सो इस तरह से अगर आप इसी को ग्राम में एक्सप्रेस कर दो तो हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास. दैट मीन्स ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? 1 ग्राम. तो एटॉमिक मास को जब आप ग्राम में एक्सप्रेस कर दोगे तब वो हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, और यही अमाउंट को हम कहेंगे 1 ग्राम एटम. दैट मीन्स अगर हमने कह दिया 1 ग्राम हाइड्रोजन विच इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन मीन्स वी कैन से इट इज 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन. अगर हमने कह दिया कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन, एज यू नो 12 ग्राम इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो 12 ग्राम को हम कहेंगे 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन. अगर हमने 14 ग्राम नाइट्रोजन कह दिया, एज यू नो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 14 AMU है, उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, 14 ग्राम हो गया. तो 14 ग्राम इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन. तो 14 ग्राम नाइट्रोजन को हम कहेंगे 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन. इसी तरह से अगर आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ले लो, सबको पता है कि वाटर का जो कि सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, वाटर इज ए मॉलिक्यूलर सब्सटेंस. वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है? 18 को अगर आप जो है ग्राम में एक्सप्रेस कर दो, 18 ग्राम हो गया उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास वाटर का. अगर 18 ग्राम वाटर हम बोलेंगे तो उसको हम ये भी बोल सकते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड को ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास सब जानते हो, 12 + 16 × 2 कितना आएगा? 44 आएगा. तो 44 AMU को अगर आप 44 ग्राम बोल दो, दैट मीन्स इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दो, तो ये हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को आप 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हो. तो ये जो 1 ग्राम एटम या तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, इसी को ही हम मोल कहेंगे. सो मोल का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ मास तब क्या होगा? इट इज दैट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच कंटेन्स, विच इज इक्वल टू, इट इज दैट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास if the substance is atomic, and it is equal to
mole is that amount of the substance which is equal to gram molecular mass if the substance is molecular. That means substance अगर atomic हो, atoms are the ultimate particles of the substance, then उसका gram atomic mass को ही हम कहेंगे 1 mole. और substance अगर molecular है, that means उसमें ultimate particle जो है molecules है, उसमें atom stable नहीं है, तो molecular form में वो exist करता है, तब उसका gram molecular mass को हम 1 mole कहेंगे. तो ये हो गया मोल कंसेप्ट, मोल का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ मास. अब हम चलते हैं मोल का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर क्या होगा. इट इज दैट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. दैट मींस मोल इज दैट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स 6.022 into 10⁻23 number of atoms or 6.022 into 10⁻23 number of molecules in it. Now next is molar volume. मोलर वॉल्यूम बोलने से हम क्या समझते हैं, जैसे एवोगाड्रो ने कहा था इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट. तो लेटेस्ट सपोज हमने मॉलिक्यूल्स का नंबर सबका, कोई भी डिफरेंट गैसेस का सबका सेम रखा, 6.022 into 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखा. टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन जो है हमने सेम रखा, दैट इज हमने रखा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. दैट मीन्स जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर हमने टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन रख दिया तो इस कंडीशन को कहा जाता है एसटीपी कंडीशन या तो एनटीपी. एसटीपी या तो एनटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन ये रख करके अगर हम ये कहते हैं कि 6.022 into 10⁻23 molecules of any gas at STP will occupy the same volume, then this volume will be known as molar volume. और ये जो वॉल्यूम है ये मेजर करके कितना पाया गया था, 22.4 लीटर. तो क्योंकि 6.022 into 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है इट रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, इसीलिए ये जो वॉल्यूम है 22.4 लीटर, ये जो वॉल्यूम है एसटीपी में जो कोई भी गैस का जो अमाउंट इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है उस मास को कहा जाता है, उस वॉल्यूम को कहा जाता है जो है मोलर वॉल्यूम. तो मोलर वॉल्यूम का वैल्यू तब क्या हो गया, 22.4 लीटर. डेफिनेशन क्या होगा मोलर वॉल्यूम का, इट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी or NTP. This is what is molar volume. So up till now I have described everything relative atomic mass, then mole in terms of mole ka definition, in terms of mass, in terms of number and in terms of volume, all we have discussed. Now we can solve 1 or 2 numerical problems. In my next video I will be solving more problems on this concept and some other NCERT problems in my next video. Today also I have taken the problems, numerical problems on mole concept. ज़्यादा problems नहीं है NCERT में, mole concept को बहुत कम प्रॉब्लम्स है, तो मैंने लिया जो एनसीईआरटी का क्वेश्चंस लिया है जो कि मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके. लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज इन 3 moles of ethane C2H6. Calculate number 1, number of moles of carbon atom. Number 2, number of moles of hydrogen atoms. And number 3, number of molecules of ethane. ये हमें कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए लेट्स सॉल्व इट. फर्स्ट ऑफ ऑल 3 moles of ethane, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स हमें कैलकुलेट करना है. अब देखो 1 मोल ऑफ C2H6 जो कि इथेन है, इसमें अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल मतलब आप इसका मास जब कैलकुलेट करते हो तो कैसे कैलकुलेट करते हो, 1 मोल मतलब इसका ग्राम मोलिकुलर मास, तो आप इसका मास कैलकुलेट करते हो C2H6 में आप कैलकुलेट करते हो 12 into 2 plus 1 into 6.
अब ये मास जब आप कैलकुलेट करके जो है ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हो तो दैट इज इक्वल टू 1 मोल, उसी को ही हम 1 मोल कहेंगे। तो 12 क्या है, 12 भी ग्राम में है, 1 भी ग्राम में है, तो दीज आर द ग्राम एटॉमिक मासेस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। दैट मीन्स यू कैन से कि 1 मोल इथेन में 2 moles of carbon is there and 6 moles of hydrogen is there, because ultimately मास तो आप ग्राम में निकालोगे तभी तो जाकर के ये 1 मोल होगा ना, बिकॉज ग्राम मोलिकुलर मास को आप क्या कहते हो, 1 मोल कहते हो। तो ग्राम मोलिकुलर मास मतलब ग्राम में ये मास जब निकालोगे तो इनको भी तो आपको ग्राम में ही लेना पड़ेगा। कार्बन का एटॉमिक मास को आपको 12 AMU नहीं लेना है, आपको 12 ग्राम लेना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास को आपको 1 ग्राम लेना है। तो कार्बन का एटॉमिक मास जो कि 12 ग्राम जैसे हो गया तो ये तो 1 मोल हो गया। सो हम देख सकते हैं कि 1 मोल इथेन में 2 moles of carbon is there and 6 moles of hydrogen is there. So फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 mole of ethane contains 2 moles of carbon. So हमें 3 मोल में कैलकुलेट करने के लिए बोला है। So 3 moles of ethane will contain what? 2 into 3, that means 6 moles of carbon. Now next is number 2 में number of moles of hydrogen. Just now I have told you 1 mole of C2H6 contains 6 moles of hydrogen. So 3 moles of ethane will contain 6 into 3, that means 18 moles of hydrogen. ये हो गया। उसके बाद है नंबर 3, पार्ट 3 में है, पार्ट 3 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन आपको कैलकुलेट करना है। तो 3 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है। तो यू कैन राइट 1 मोल contains how many molecules of ethane? 6.022 into 10 to the power 23 molecules. So 3 mole will contain 3 into 6.022 into 10 to the power 23 molecules, और ये मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा आपका 18.0, ये 6 0 18 into 10 to the power 23 molecules. So this is how we have solved it. So one more problem I am taking quickly so that we can solve it. Number 2 is calculate the number of atoms in each of the following. Number 1, 52 moles of helium. Number 2, 52 U of helium. And number 3, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब देखो पहले है 52 मोल्स ऑफ हीलियम। हमें पता ही है कि 1 मोल He contains how many atoms? 6.022 into 10 to the power 23 atoms. So 52 mole will contain 52 into 6.022 into 10 to the power 23 atoms, और ये मल्टीप्लाई करने से आएगा 3.131 into 10 to the power 25 atoms. So this is the first part. Now the second part. Second part is very easy. 52 U of helium.
आपको बता दें कि हीलियम का जो एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास है, वो है 4 U, यूनिट है U, और 52 U मतलब कितना एटम्स होंगे? आपको 52 U को 4 U से डिवाइड कर दो, आपको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे. सो वी राइट 4 U helium means 1 atom of helium. So 52 U means what? 1 by 4 into 52, cancel करो 13, so 13 atoms of helium. Quickly let us do the third part. Third part is 52 gram of helium. 52 ग्राम ऑफ हीलियम. सो वी राइट कि जैसे मैंने आपको कहा कि 4U इज द रिलेटिव एटॉमिक मास, तो 4U को अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हो तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है, दैट इज 1 मोल. उसमें रहेगा 6.02, 2 into 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स. सो वी कैन राइट कि 4 ग्राम हीलियम में कितना एटम्स रहेंगे? 6.022 into 10⁻23 एटम्स रहेंगे. सो 52 ग्राम हीलियम में एटम्स रहेंगे 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 52. सो कैंसिल कर दो 13. सो 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये मल्टीप्लाई करने से आएगा 7.8286 into 10⁻24 atoms. So this is how we have solved this problem. So next I will bring some more problems from NCERT. I will try to solve the problems from NCERT so that it helps you. So thank you for watching. Please subscribe the channel so that I can help you by bringing new videos every time, which will be very beneficial for you. So thank you again for watching the video.